फ्यूचर ऑफ इंडिया स्वागत है आपका। इस प्लेलिस्ट में हम क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, इस चैप्टर के सारे एनसीईआर के क्वेश्चंस और सारे एग्जांपल्स को सीरियल ऑर्डर में डिस्कस करेंगे। ये इस प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 2 है। तो वीडियो लेक्चर 1 के अंदर हमने जहां तक कवर कर लिया था, अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। देखो इस क्वेश्चन के ना काफी सारे पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट के अंदर हमें एक सिचुएशन दे रखी है। आपने सिचुएशन को एनालाइज करके पहले तो लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाना है और उसके बाद ये भी चेक करना है कि जो आपने लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाए है ना, क्या वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं या फिर नहीं। इस क्वेश्चन के अंदर हर एक पार्ट के अंदर आपको एक सिचुएशन दे रखी होगी। पहले तो सिचुएशन को एनालाइज करके आपने लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाना है और उसके बाद ये चेक करना है कि जो हमने लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाई है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं या फिर नहीं। चलो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। The taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। देखो यहाँ पे ना सिचुएशन में आपको ये बताया हुआ है कि टैक्सी फेयर के रूल्स इस तरह से हैं। फर्स्ट किलोमीटर के लिए कॉस्ट आएगी ₹15 और अगर आप 1 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हो तो जो आगे वाले किलोमीटर्स है ना उसके लिए आपने ₹1 के हिसाब से पे करना है। 1 किलोमीटर के लिए अगर आप टैक्सी में बैठते हो, सिर्फ 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हो और उसके बाद उतर जाते हो तो आपको ₹15 पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 1 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हो टैक्सी के अंदर तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए कॉस्ट है ₹15 और आगे वाले जितना ज़्यादा डिस्टेंस आप करोगे ना, आगे वाले जितना भी डिस्टेंस है उसके लिए ₹1 के हिसाब से पे करना पड़ेगा। चलो सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया ना। अब आप अपने आंसर में ना पहले इस तरह का ना एक टेबल बना दोगे। यहां पे आपने लिखना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड और यहां पे आप लिखोगे फेयर या फिर टोटल कॉस्ट। अब अगर आप टैक्सी से सिर्फ 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हो, सिर्फ 1 किलोमीटर, तो फिर आपको ₹15 पे करना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर की जो कॉस्ट है वो ₹15 है। लेकिन अगर आप टैक्सी से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हो, 2 किलोमीटर, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो ₹15 पे करना है, लेकिन जो आगे वाला सेकंड किलोमीटर है ना उसके लिए आपने सिर्फ ₹1 ही पे करना है। तो 15 + 8 टोटल आपकी कॉस्ट आएगी ₹23। ये क्लियर हुआ। अगर आप टैक्सी में बैठ के 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हो तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो ₹15 ही पे करना है, जो सेकंड किलोमीटर है ना उसके लिए ₹1 पे करना है। तो 15 + 8 टोटल आपकी कॉस्ट आएगी ₹23। अगर आप 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हो तो जो फर्स्ट किलोमीटर है उसके लिए तो ₹15 ही पे करना है, जो आगे वाले 2 किलोमीटर हैं उसके लिए ₹1 के हिसाब से पे करना है। तो 8 × 2 16, 16 + 15 = 31, तो टोटल ₹31 पे करना होगा। ये क्लियर हो गया। अगर आप टैक्सी में बैठते हो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हो तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 और आगे वाले 2 किलोमीटर के लिए ₹1 के हिसाब से पे करना है, तो टोटल कॉस्ट 31 आएगी। और अगर आप 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हो तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 और आगे वाले जो 3 किलोमीटर हैं उसके लिए ₹1 के हिसाब से पे करना है। तो 8 × 3 24 होता है, 24 + 15 = 39, तो टोटल आपने ₹39 पे करना है। तो ये वाला टेबल किस तरह से बना है वो आपको क्लियर हो गया। अब देखो जो आपका टैक्सी का फेयर होगा, जो आपकी कॉस्ट होगी वो ये आ रही है 15, 23, 31, 39। तो हमारी सीक्वेंस ये बन जाती है 15, 23, 31, 39। अब हमने ये चेक करना है कि ये वाले जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हमने बना लिए हैं, ये वाली जो सीक्वेंस हमने बना लिया है, ये वाले सीक्वेंस क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर नहीं। सीक्वेंस कैसे बनी वो क्लियर हो गया ना। चलो आगे चलते हैं। तो सीक्वेंस हमने ये बना ली थी 15, 23, 31, 39।
अब हमने ये चेक करना है कि ये वाले जो नंबर्स हैं, क्या ये नंबर्स एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं या फिर नहीं। तो पहचान ये होती है, आपको ना कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा 2 बार। अगर दोनों बार कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सेम आती है तो इसका मतलब ये वाले नंबर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। लेकिन अगर कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ जाता है तो इसका मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बना रहे। ये देखो, ये वाले जो नंबर्स है ना, यहां से आपको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म की वैल्यूज पहले लिख लेनी है। A1 का मतलब फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट पोजीशन पे नंबर है वो। A2 का मतलब सेकंड टर्म, सेकंड पोजीशन पे जो नंबर लिखा हुआ है वो, तो A2 की वैल्यू 23 है। A3 का मतलब थर्ड टर्म, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे जो नंबर लिखा हुआ है वो, तो A3 की वैल्यू 31 है। तो A1 A2 A3 पहली 3 टर्म्स आप लिख दोगे, फिर आपने कॉमन डिफरेंस निकालना है और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आपने 2 बार निकालनी है। कॉमन डिफरेंस को D से रिप्रेजेंट करते हैं। याद है ना कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे? किसी भी टर्म में से उसके पहले वाली टर्म अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो ऐसा करने से आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अब सेकंड टर्म में से उसके पहले वाली फर्स्ट टर्म को अगर सब्ट्रैक्ट करो तो भी कॉमन डिफरेंस आ जाता है। और अगर आप थर्ड टर्म में से उसके आगे वाली मतलब सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करो तो भी कॉमन डिफरेंस आ जाता है। तो कॉमन डिफरेंस हमने 2 बार निकालना है ना, तो उसके 2 फॉर्मूलेस लिखे हैं। ये देखो, एक तो D होगा A2 माइनस A1, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। और D का दूसरा फॉर्मूला है A3 माइनस A2, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। हमने 2 बार कॉमन डिफरेंस निकालना है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ जाता है तो इसका मतलब ये वाले नंबर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हैं, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता तो इसका मतलब ये नंबर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। चलो बस वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर पे आते हैं। A2 की वैल्यू 23 है तो A2 की जगह पे 23 पुट किया। A1 की वैल्यू 15 है तो A1 की जगह पे 15। 23 माइनस 15 इज इक्वल टू 8, तो D की वैल्यू 1 आ रही है। अब यहां से A3 माइनस A2, A3 का मतलब थर्ड टर्म की वैल्यू 31 है तो A3 की जगह पे 31, और A2 का मतलब सेकंड टर्म की वैल्यू 23 है तो इसकी जगह पे 23, यहां पर भी सब्ट्रैक्ट करके सेम 1 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस सेम है ना, तो इसका मतलब ये वाले नंबर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो लास्ट में आप ऐसे लिखोगे, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस फॉर्म्स एन एपी, इसलिए ये वाली जो सीक्वेंस है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में भी ना ये हमें एक सिचुएशन दे रखी है। पहले तो सिचुएशन को एनालाइज करके हमने लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाने हैं और उसके बाद ये चेक करना है कि हमारे लिस्ट में जो नंबर्स आ रहे हैं क्या वो नंबर्स एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं या फिर नहीं। क्वेश्चन समझ आ गया? पहले तो इस सिचुएशन को रीड करके एनालाइज करके हमने लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाने हैं और उसके बाद ये भी चेक करना है कि ये वाले नंबर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या फिर नहीं। चलो सेकंड पार्ट में जो सिचुएशन दे रखी है ना उसके ऊपर आते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। देखो सिचुएशन ऐसे है, एक ना सिलेंडर की बात हो रही है और उस सिलेंडर के अंदर एयर प्रेजेंट है। अब जैसे ही आप सिलेंडर के साथ वैक्यूम पंप लगाते हो तो वैक्यूम पंप को लगा के आप ऑन करोगे ना तो वैक्यूम पंप क्या करेगा, 1/4 ऑफ एयर, सिलेंडर के अंदर जितनी भी एयर प्रेजेंट है ना उसका 1/4 मतलब 25% एयर सिलेंडर में से रिमूव कर देगा। जब भी आप वैक्यूम पंप को सिलेंडर के साथ कनेक्ट करोगे, वैक्यूम पंप ने क्या करना है, 1/4 ऑफ द एयर सिलेंडर के अंदर उस समय जितनी भी एयर प्रेजेंट है उसका 1/4 मतलब 25% एयर उसमें से रिमूव कर देगा। क्लियर हुआ क्या हो रहा है? चलो सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। देखो ये हमें सिचुएशन दे रखी थी। अब क्वेश्चन के अंदर ना हमें ये नहीं बताया कि स्टार्टिंग के अंदर एग्जैक्टली कितनी एयर प्रेजेंट है। तो स्टार्टिंग के अंदर जो भी एयर हमारे सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट है ना उसी को हम 100% या फिर 100 यूनिट्स मान लेते हैं। आप चाहो तो x भी मान सकते हो, लेकिन x लेंगे ना तो वेरिएबल आ जाएगा, तो 100% या 100 यूनिट्स मान लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आप अपने आंसर में ऐसे लिखोगे, लेट इनिशियली
द एयर प्रेजेंट इनसाइड द सिलेंडर बी 100% और 100 यूनिट्स। स्टार्टिंग के अंदर इनिशियली हमारे सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर में जो एयर प्रेजेंट है उसी को हम 100% ऑफ द एयर या फिर 100 यूनिट्स एयर मान रहे हैं। अब जब पहली बार वैक्यूम पंप कनेक्ट करेंगे ना तो क्या होगा उसे देखते हैं। वैक्यूम पंप क्या करेगा, 25% एयर रिमूव कर देता है। ये देखो 1/4 ऑफ द एयर, सिलेंडर के अंदर जितनी भी एयर है उसका 1/4 वैक्यूम पंप रिमूव कर देता है। तो आफ्टर फर्स्ट यूज ऑफ वैक्यूम पंप, जब आप वैक्यूम पंप को फर्स्ट टाइम यूज करोगे तो उसके बाद कितनी सिलेंडर के अंदर एयर रह जाएगी ना वो निकालते हैं। एयर लेफ्ट विल बी इक्वल टू 100 माइनस 100/4। देखो स्टार्टिंग के अंदर 100% एयर प्रेजेंट थी, वैक्यूम पंप एयर को रिमूव करेगा। कितनी एयर को रिमूव करेगा, जितनी प्रेजेंट है उसका 1/4 रिमूव कर देगा। तो 100%/4 इतनी एयर उसने रिमूव कर देनी है। चलो इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ये 100 का 100 ही रहेगा, 100 को 4 से डिवाइड करो तो 25 आता है। तो 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75% या फिर 75 यूनिट्स। तो फर्स्ट टाइम जब आप वैक्यूम पंप को यूज कर लोगे तो वैक्यूम पंप एयर निकाल देगा, उसके बाद कितनी एयर बचेगी वही है 75% एयर रह जाएगी। क्लियर हुआ। स्टार्टिंग में एयर कितनी थी 100%, एक बार वैक्यूम पंप को यूज करने के बाद कितनी एयर रह गई है 75%। क्योंकि जितनी भी एयर प्रेजेंट होती है उसमें से वैक्यूम पंप उसी का 1/4 रिमूव कर देता होता है। तो इसको सॉल्व करके 75 आ गया था। यहां तक क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आते हैं। आफ्टर सेकंड यूज ऑफ वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप को जब सेकंड टाइम यूज करेंगे तो वैक्यूम पंप फिर से उस समय सिलेंडर में जितनी एयर प्रेजेंट है उसका 1/4 रिमूव कर देगा। तो सेकंड टाइम वैक्यूम पंप को यूज करने के बाद सिलेंडर के अंदर कितनी एयर रह जाएगी वो निकालते हैं। आफ्टर सेकंड यूज ऑफ वैक्यूम पंप एयर लेफ्ट विल बी इक्वल टू, देखो 75 यूनिट्स प्रेजेंट थी, इसमें से इसका 1/4 मतलब 75/4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जितनी भी एयर प्रेजेंट होती है ना उसी का 1/4 वैक्यूम पंप रिमूव कर देता है। तो 75 यूनिट्स प्रेजेंट है और उसी का 1/4 मतलब 75/4 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 75 को 4 से डिवाइड करो तो 18.75 आता है और 75 में से 18.75 माइनस करेंगे तो 56.25 आ जाएगा। तो सेकंड टाइम वैक्यूम पंप को जब यूज करेंगे ना उसके बाद कितनी एयर रह जाएगी, इतनी एयर रह जाएगी 56.25। तो आपके पास स्टार्टिंग की 3 वैल्यूज आ गई ना, बस बहुत है। देखो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 100%, स्टार्टिंग के अंदर सिलेंडर के अंदर जितनी भी एयर थी उसी को हम 100% मान रहे हैं। फिर फर्स्ट टाइम वैक्यूम पंप को यूज किया, वैक्यूम पंप क्या करेगा, जो एयर प्रेजेंट है उसका 1/4 रिमूव कर देगा तो 75% एयर रह जाती है। और दूसरी बार जब वैक्यूम पंप को यूज करेंगे तो उसके बाद फाइनली हमारे पास इतनी एयर रह जाएगी 56.25%। तो ये फर्स्ट वैल्यू आ गई 100%, ये सेकंड वैल्यू आ गई 75% और ये थर्ड वैल्यू आ गई 56.25। 3 वैल्यूज आ गए ना, 3 वैल्यूज से हम पता लगा सकते होते हैं कि ये वाले नंबर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या फिर नहीं। चलो आगे चलते हैं। अब ये चेक करते हैं कि नंबर्स एपी में है या नहीं। तो सीक्वेंस हमारी ये बन रही है 100, 75, 56.25। फर्स्ट पोजीशन पे जो नंबर है उसे A1 से रिप्रेजेंट करते हैं। A1 का मतलब फर्स्ट टर्म, A2 का मतलब सेकंड टर्म, सेकंड पोजीशन पे जो नंबर है वो, A3 का मतलब थर्ड टर्म, थर्ड पोजीशन पे जो नंबर है वो। अब हमने चेक करना है ना कि ये वाले नंबर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। उसके लिए हमें कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा 2 बार। अगर दोनों बार कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो इसका मतलब ये वाले नंबर्स एपी के अंदर हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं। लेकिन अगर कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ गया ना तो इसका मतलब ये वाले नंबर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। चलो फिर कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉमन डिफरेंस निकालने के 2 तरीके हैं, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं। आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सबट्रैक्ट करोगे तो भी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, और अगर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को सबट्रैक्ट करेंगे तब भी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। किसी भी टर्म में से ना उसके पहले वाली टर्म को अगर सबट्रैक्ट किया जाए तो ऐसा करने से कॉमन डिफरेंस आ जाता है। अब सेकंड टर्म में से उसके पहले वाली फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सबट्रैक्ट करो तो भी कॉमन डिफरेंस आ जाता है।
और थर्ड टर्म में से उसके पहले वाली सेकंड टर्म, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करो तब भी कॉमन डिफरेंस आ जाता है। तो ये फॉर्मूला क्लियर हो गया आपको कॉमन डिफरेंस का। बस आगे तो वैल्यूज रिपोर्ट करनी है। ए क्यू का मतलब सेकंड टर्म की वैल्यू 75 है, तो ए क्यू की जगह पे 75, A1 की जगह पे 100, A1 की जगह पे 100, तो सब्ट्रैक्ट करके -25 आ गया। अब यहाँ पे A3 का मतलब थर्ड टर्म की वैल्यू 56.25 है, तो थर्ड टर्म की जगह पे 56.25, माइनस का माइनस, ए क्यू की वैल्यू 75 है, ए क्यू की वैल्यू 75, सब्ट्रैक्ट करके -18.75 आ रहा है। देखो वैल्यूज अलग अलग आ रही है, यहाँ पे -25 आया था और यहाँ पे -18.75 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो सकता है, माइनस साइन के अंदर है, ये प्रॉब्लम नहीं है। ये जो वैल्यू है ना ये अलग अलग है, ये प्रॉब्लम है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू दोनों बार अलग अलग आई है। इसका मतलब ये वाले नंबर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। तो अगले स्टेप में फिर आप अपने आंसर में ऐसे लिखोगे, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज नॉट एनएपी, इसलिए इस सीक्वेंस के जो नंबर्स हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में भी ना ये आपको एक सिचुएशन दे रखी है, पहले तो आपने सिचुएशन को एनालाइज करके लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाने हैं और उसके बाद ये भी चेक करना है कि आपने जो लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाए हैं ना क्या वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं या फिर नहीं। क्वेश्चन क्लियर है ना। पहले हम सिचुएशन को रीड करेंगे, एनालाइज करेंगे और उसके बाद लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाएंगे, फिर ये चेक करेंगे कि हमारी लिस्ट में जो नंबर्स आ रहे हैं क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या फिर नहीं। चलो सिचुएशन के ऊपर आते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। देखो इस सिचुएशन में ये बोला जा रहा है कि आपने ना एक वेल को डिग करना है। अब अगर 1 मीटर खोदा जाता है, 1 मीटर की डिगिंग की जाती है, तो 1 मीटर के लिए जो कॉस्ट है वो 150 रुपीज है, लेकिन उसके बाद आगे वाले जो मीटर्स है ना उसके लिए जो कॉस्ट है वो ₹50 है। मतलब अगर आप सिर्फ 1 मीटर खड्डा खोदते हो और उसके बाद रुक जाते हो तो आपको 150 रुपीज पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 2 मीटर के डिगिंग करते हो, 2 मीटर्स, तो फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपीज कॉस्ट है और जो सेकंड मीटर है उसके लिए ₹50 है। जितना ज़्यादा गहरा खोदना पड़ेगा ना अपनी कॉस्ट उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी। हर एडिशनल किलोमीटर, हर एडिशनल मीटर के लिए आपको 50 रुपीज़ और पे करना पड़ेगा। हर एडिशनल मीटर के लिए 50 रुपीज़ और पे करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन समझ आ गया। अब सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं इसके। देखो ये हमारा क्वेश्चन था। अब आप अपने आंसर में ना सबसे पहले तो ना इस तरह का एक टेबल बना लोगे। यहाँ पे हम लिखेंगे डेप्थ, मतलब कितना ज़्यादा गहरा खोदा गया है, और यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग, मतलब टोटल हमारी कितनी कॉस्ट आई है। देखो अगर सिर्फ 1 मीटर गहरा खोदा जाता है ना तो 1 मीटर के लिए जो कॉस्ट है वो 150 रुपीज़ है। लेकिन अगर आप 2 मीटर गहरा खुदवाते हो तो 2 मीटर के लिए जो फर्स्ट मीटर है उसके लिए 150 रुपीज़ पे करना पड़ेगा और जो सेकंड मीटर है उसके लिए 50 रुपीज़ और पे करना पड़ेगा। तो 150 + 50 टोटल जो हमारी कॉस्ट है वो ₹200 हो जाएगी। क्लियर है ना। अगर गहराई कितनी है, 2 मीटर है, तो फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपीज़ है और जो सेकंड मीटर है उसके लिए 50 रुपीज़ है। ये देखो फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपीज़ है, 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। सब्सिक्वेंट मीटर का मतलब जो आगे वाले मीटर्स हैं, फर्स्ट मीटर को छोड़ के जो आगे वाली जितनी ज़्यादा गहरा खोदेंगे ना उसके लिए फिर हमें ₹50 के हिसाब से पे करना है। क्लियर हो गया। चलो अगर डेप्थ 3 मीटर है, डेप्थ अगर 3 मीटर है मतलब 3 मीटर गहरा खोदा गया है तो फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपीज़ पे करना होगा और जो आगे वाले 2 मीटर हैं उसके लिए 50 रुपीज़ के हिसाब से पे करना होगा। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 2 100 होता है, 100 + 150 इज इक्वल टू 250, तो कॉस्ट 250 आएगी। और अगर डेप्थ 4 मीटर है तो 4 मीटर के केस में फर्स्ट मीटर के लिए तो 150 रुपीज़ है और जो आगे वाले 3 मीटर्स हैं उसके लिए 50 के हिसाब से पे करना है। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 3 150 होता है, 150 + 150 इज इक्वल टू 300, तो कॉस्ट 300 आने वाली है।
तो स्टार्टिंग वाली 4 वैल्यूज मिल गई ना, बहुत है। अगर पहली 3 वैल्यूज ये बनाए तो उससे भी निकल आता है, हमने तो एक और एडिशनल बना लिया है। तो हमारी कॉस्ट ऑफ डिगिंग आ रही है 150, 200, 250, 300। तो सीक्वेंस बनेगा 150, 200, 250, 300। ये हमारे लिस्ट ऑफ नंबर्स आ गया। लिस्ट ऑफ नंबर्स बोलो या सीक्वेंस बोलो, एक ही बात है। अब आगे चलते हैं, चेक करते हैं कि ये वाले नंबर्स एपी के अंदर है या फिर नहीं। वैसे तो देखकर ही पता चल रहा है कि एपी के अंदर है, फिर भी आपने पूरा सॉल्व करके दिखाना है। तो सीक्वेंस हमारी ये बन रही थी 150, 200, 250, 300। पहले तो आप A1, A2, A3 पहली 3 टर्म्स को लिस्ट कर दोगे। A1 का मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट पोजीशन पे जो नंबर होता है वो। A2 का मतलब सेकंड टर्म, सेकंड पोजीशन पे जो नंबर है वो। A3 का मतलब थर्ड टर्म, थर्ड पोजीशन पे जो नंबर है वो। अब चेक करने के लिए कि सीक्वेंस में जो नंबर्स हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, उसके लिए हमें कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा 2 बार। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए ना किसी भी टर्म में से उसके आगे वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करना होता है। अगर आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, और अगर आप थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। किसी भी टर्म में से उसके आगे वाली टर्म को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ऐसा करने से कॉमन डिफरेंस निकल आता है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के बहुत तरीके होते हैं। एक बार हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करके कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, और एक बार हम थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करके कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। क्लियर हुआ? ये कॉमन डिफरेंस के फॉर्मूलाज आपको क्लियर हो गए। बस आगे तो वैल्यूज पुट करनी है। A2 की वैल्यू 200 है, A1 की वैल्यू 150 है, सब्ट्रैक्ट करके 50 आ जाता है। ये A1, A2, A3 की वैल्यूज पहले से ही लिस्ट कर दी थी हमने, और ये A3 और A2 की वैल्यूज पुट करी। ये A3 की वैल्यू 250 है, A2 की वैल्यू 200 है, तो इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट करके 50 ही आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस सेम है। देखो यहां पर भी 50 आ रहा था और यहां पर भी 50 आ रहा है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। इसका मतलब इस सीक्वेंस में जो नंबर्स हैं ये नंबर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं। तो आप अपने आंसर में ऐसे लिखोगे, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, इसलिए ये जो हमारी सीक्वेंस है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट सॉल्व करते हैं। देखो यहां पर भी ना इस क्वेश्चन के अंदर भी ये हमें सिचुएशन दे रखी है। सिचुएशन को एनालाइज करके पहले हमने लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाना है, और उसके बाद ये चेक करना है कि हमारे लिस्ट में जो नंबर्स आ रहे हैं ये वाले नंबर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हैं या फिर नहीं। क्वेश्चन क्लियर हो गया? चलो सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। पहले सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। The amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. स्टार्टिंग के अंदर बैंक के अंदर कितने पैसे जमा कराए हैं? रुपीज 10,000 को डिपॉजिट किया गया था, और बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, और सिंपल इंटरेस्ट नहीं, ये देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेट करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ये होता है, जैसे पहले साल आपने रुपीज 10,000 डिपॉजिट करवाए ना, तो पहले साल तो 10,000 के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन जो अगला साल है, जो दूसरा ईयर होगा, उसमें जो आपने स्टार्टिंग में पैसे जमा कराए थे वो भी, और जो पहले साल का इंटरेस्ट मिल चुका है वो भी, उन दोनों के ऊपर आपको और ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से हमने कैलकुलेशन करनी है, और हर साल के बाद, हर साल खत्म होने के बाद अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस है वो हमारे उन नंबर्स को हमने नोट कर लेना है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलो सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से अमाउंट निकालने का पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अमाउंट का फॉर्मूला ये होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर n। यहाँ पे P रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल को, मतलब स्टार्टिंग के अंदर बैंक के अंदर कितने पैसे जमा कराए थे। तो प्रिंसिपल हमारा 10,000 है, ये देखो 10,000 रुपीज को स्टार्टिंग के अंदर अकाउंट में डिपॉजिट किया था। तो P प्रिंसिपल है, और इस फॉर्मूला के अंदर जो R है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। ये देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। N यहाँ पे ना यूनिट्स ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक साल के बाद अकाउंट में कितने पैसे हैं वो चेक करने के लिए n की जगह पे 1 पुट करेंगे। 2 साल के बाद अकाउंट के अंदर कितने पैसे हो जाएंगे,
तो वो चेक करने के लिए n की जगह पे 2 पुट करना है। 3 साल के बाद आपके अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस हो जाएगा वो चेक करने के लिए n की जगह पे 3 पुट करना है। तो n यहां पे ना टाइम को रिप्रेजेंट करता है कि टाइम 1 ईयर है, 2 ईयर है या फिर 3 ईयर है। और a रिप्रेजेंट करता है हमारे अमाउंट को, मतलब हमारा प्रिंसिपल इंक्रीज होने के बाद कितना ज्यादा हो जाएगा। तो आपको ये वाला फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज के ऊपर n। इसके हिसाब से हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है। चलो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, अमाउंट निकालते हैं। आपको ना कम से कम पहली 3 टर्म्स पता होने चाहिए। तो 1 साल के बाद आपके अकाउंट में कितने पैसे हो जाएंगे वो, 2 साल के बाद अकाउंट में कितने पैसे हो जाएंगे वो, और 3 साल के बाद आपके अकाउंट के अंदर कितने पैसे हो जाएंगे वो निकालना पड़ेगा। तो यहां पे हमने लिखा है नंबर ऑफ ईयर्स और यहां पे हमने लिखा है अमाउंट। चलो फर्स्ट ईयर के बाद 1 साल के बाद कितना अमाउंट होगा वो निकालते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद हो गया था ना, यही वाला फॉर्मूला यूज किया है। प्रिंसिपल की जगह पे क्या पुट करना है, 10,000, क्योंकि स्टार्टिंग में 10,000 डिपॉजिट कराया था। रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह पे 8%, और पहले साल के लिए अगर कैलकुलेशन करनी है तो n की जगह पे 1 आएगा। 2 साल के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा उसके लिए n की जगह पे 2 आएगा, और 3 साल के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा उसके लिए n की जगह पे 3 आएगा। फॉर्मूला क्लियर हो गया ना। बस अभी हमने कैलकुलेशन की हुई है। देखो प्रिंसिपल की जगह पे 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह पे 80 आएगा, और n की जगह पे 1 है, क्योंकि 1 साल के बाद कितना अमाउंट होगा उसके लिए n की जगह पे 1 पुट करना है। ये 10,000 का 10,000 ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे ना, एलसीएम लेके ये 108 अपॉन 100 आ जाता है। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट करो, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके 10100 आ जाता है। क्लियर हो गया। अब आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद कितना बैलेंस हो जाएगा वो निकाला है। वही सेम फॉर्मूला यूज किया है। देखो प्रिंसिपल की जगह पे 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह पे 8, और n की जगह पे अब आपने 2 पुट करना है। 2 साल के बाद कितना अमाउंट होगा उसके लिए n की जगह पे 2 पुट करना है। अब ये देखो 10,000 का 10,000 की रहेगा, यहां पे एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाई करके 108 अपॉन 100 आ जाता है। ऊपर स्क्वायर है ना, तो देखो 108 का स्क्वायर किया वो 11664 होता है। ये 10,000 का 10,000 एज इट इज, डिनोमिनेटर में 100 है, उसका स्क्वायर 10,000 होता है। ये 10,000 से 10,000 पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ ये रह जाता है 11664। तो 11664, तो आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद अकाउंट के अंदर इतना बैलेंस होगा 11664। ये क्लियर हुआ। अब आफ्टर 3 ईयर्स निकालते हैं। वही सेम फॉर्मूला है। प्रिंसिपल हमारा 10,000 था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 है, n की जगह पे 3 पुट करना है। 3 साल के बाद के लिए ना n की जगह पे 3 पुट करना है। तो ये 10,000 का 10,000 की रहेगा, यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद 108 अपॉन 100 आ जाता है, और ऊपर क्यूब है तो आपने भी क्यूब लगाना है। देखो 10,000 का 10,000 एज इट इज, 108 का जो क्यूब है वो ये होता है 1259712। 108 का क्यूब निकाल लोगे ना, 108 को पहले 108 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 11664 आ जाएगा। इसको एक बार और 108 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्यूब की वैल्यू आ जाएगी, और डिनोमिनेटर में भी क्यूब है, 100 का क्यूब है ना, तो 100 को हमने 3 बार लिख दिया। ये देखो 1 2 3 4, ये वाली 4 जीरो से तो ये वाली 4 जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिर्फ ये वाला नंबर बचेगा और ये वाला 100 रह जाएगा। नीचे 100 रह जाएगा ना, देखो 2 जीरोज हैं, तो ये 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पे 7 और 1 के बीच में डेसिमल पॉइंट आएगा, तो ये सिंप्लीफाई होके 12597.12 आ जाता है। ये 7 और 1 के बीच में डेसिमल पॉइंट आएगा। क्लियर होगी कैलकुलेशन कैसे किया है। ये 4 जीरो से तो ये वाली 4 जीरोस कैंसिल आउट होगी, ये वाला नंबर और ये 100 रह जाता है, क्योंकि 2 डिजिट्स 2 जीरोस है ना, तो 2 डिजिट्स को छोड़ के 7 और 1 के बीच में यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा देना है। बस अब 3 वैल्यूज चाहिए थी, तीनों वैल्यूज आ गई हैं। तो फर्स्ट वैल्यू ये है 10,800, सेकेंड वैल्यू ये है 11664, और थर्ड वैल्यू ये है। अब आगे चलते हैं, नंबर्स को चेक करते हैं कि ये एपी के अंदर है या नहीं। तो अगले स्टेप में ये देखो सीक्वेंस हमारी ये बन गई थी। ये आफ्टर 1 ईयर कितना बैलेंस होगा, ये आफ्टर 2 ईयर और ये आफ्टर 3 ईयर। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म आ गई है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। अब चेक करने के लिए कि ये वाले नंबर्स एपी के अंदर है या नहीं, आपने बस कॉमन डिफरेंस निकालना है 2 बार। एक बार कॉमन डिफरेंस ऐसे निकालेंगे a2 माइनस a1 करके। कॉमन डिफरेंस निकालने के बहुत सारे तरीके हैं ना, किसी भी टर्म में से उसके पहले वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करो तो कॉमन डिफरेंस आ जाता है।
सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ये क्लियर हो गया? कॉमन डिफरेंस निकालने के मल्टीपल मेथड्स होते हैं। बस अगले स्टेप पे तो वैल्यूज ही पुट की है। A2 का मतलब सेकंड टर्म की वैल्यू 11664 है, 11664। A1 का मतलब फर्स्ट टर्म, ये सब्ट्रैक्ट करके 864 आता है। और ये A3 का मतलब है थर्ड टर्म, ये वाली, और A2 का मतलब है सेकंड टर्म, ये वाली। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो यहां पे सब्ट्रैक्शन करके 933.12 आ रहा है। देखो वैल्यूज अलग अलग आ रही हैं, यहां पे 864 आ रहा था और यहां पे 933.12 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो इसका मतलब ये वाली सीक्वेंस में जो नंबर्स हैं दे आर नॉट इन एन एपी, ये एपी के अंदर नहीं है। तो बस लास्ट में आप ऐसे लिखोगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी, इसलिए ये वाली जो सीक्वेंस है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सॉल्व करने से पहले एक बार मैं आपको ना कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा देता हूं। ये देखो, ये हमें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट पोजीशन पे जो नंबर होता है उसे फर्स्ट टर्म बोलते हैं, सेकंड पोजीशन पे जो नंबर होता है वो सेकंड टर्म, थर्ड पोजीशन पे जो नंबर है वो थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म को A1 से, सेकंड टर्म को A2 से, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4 और फिफ्थ टर्म को A5, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो A7 का मतलब होगा सेवंथ टर्म, जो AP के अंदर आगे जाके सेवंथ पोजीशन के ऊपर होगी। A17 का मतलब 17th टर्म, जो AP के अंदर आगे जाके 17th पोजीशन के ऊपर होगी। इतना क्लियर हो गया ना? तो फर्स्ट टर्म को A1 से या फिर सिर्फ A से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिर्फ A ना फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, और कॉमन डिफरेंस को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये देखो, अगर आपके पास ना फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस इन दोनों की वैल्यूज है तो आप AP की सारी टर्म्स को कैलकुलेट कर सकते हो। अब AP की सारी टर्म्स को कैलकुलेट करने के ना दो तरीके हैं। देखो, फर्स्ट तो एकदम सिंपल सा तरीका है। फर्स्ट टर्म से अगर आपने सेकंड टर्म पे जाना है ना तो फर्स्ट टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, सेकंड टर्म पे पहुंच जाओगे। सेकंड टर्म के अंदर एक बार और कॉमन डिफरेंस ऐड करो, थर्ड टर्म पे पहुंच जाओगे। थर्ड टर्म के अंदर एक बार और अगर कॉमन डिफरेंस ऐड करो तो फोर्थ टर्म पे पहुंच जाओगे। फोर्थ टर्म में एक बार और अगर कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो फिफ्थ टर्म पे पहुंच जाएंगे। तो इस टेक्निक को यूज करके ना एक एक करके आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सारी टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर हो गया? फर्स्ट टर्म अगर आपको पता है और कॉमन डिफरेंस पता है तो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, सेकंड टर्म पे पहुंच जाएंगे। सेकंड टर्म में फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो थर्ड टर्म पे पहुंच जाएंगे। थर्ड टर्म में फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो फोर्थ टर्म पे पहुंच जाएंगे। फोर्थ टर्म में फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो फिफ्थ टर्म पे आ जाएंगे। तो एक तो इस तरीके से ना स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम सारी टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और तरीका होता है, उससे आप डायरेक्टली जो टर्म निकालना चाहो ना वो निकाल सकते हो। वो यहीं से ऑब्जर्वेशन से ही हमने बना लिया है। देखो, जो फिफ्थ टर्म है उसमें चेक करो डीज कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 बार डी आ रहा है। तो इसको कंबाइन करके आप ऐसे लिख सकते हो A + 4D। ये जो फोर्थ टर्म है इसमें चेक करो कि डी कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 3 बार डी आ रहा है ना, तो इसको कंबाइन करके कैसे लिख सकते हैं, A + 3D। अब आपने पैटर्न नोटिस किया, फिफ्थ टर्म के अंदर 5 में से 1 माइनस कर दो, मतलब 4 डीज प्रेजेंट है। और फोर्थ टर्म के अंदर 4 में से 1 माइनस करो, 3 डीज, 3 बार डी आ रहा होता है। थर्ड टर्म के अंदर 3 में से 1 माइनस कर दो तो 2 डी, 2 बार डी प्रेजेंट होता है। तो A5 इसको शॉर्ट करके इसको हटा देते हैं, इसको और इसको लिख देते हैं अगले स्टेप पे ना। ये देखो, तो A5 वो होता है A + 4D। A5 का मतलब फिफ्थ टर्म के अंदर 5 में से 1 माइनस कर दो, उतने डीज प्रेजेंट होते हैं। तो A और D की वैल्यू पुट करो तो डायरेक्टली आप फिफ्थ टर्म निकाल सकते हो। A4 का फॉर्मूला होता है A + 3D, तो A और D की वैल्यू पुट करो तो डायरेक्टली आप फोर्थ टर्म निकाल सकते हो। तो अगर आपने 10th टर्म निकालनी है तो 10th टर्म बनेगा A + 9D। 10 में से 1 माइनस कर दो, उतने डीज होंगे। ये देखो, A10 का फॉर्मूला बनेगा A + 9D, तो A और D की वैल्यू पुट करो, डायरेक्टली आपके पास 10th टर्म आ जाएगी। अगर आपने 20th टर्म निकालनी है तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9
फिर 19 तक, फिर जाके 20th, ऐसे निकालने में तो बहुत टाइम लगेगा ना। 20th टर्म निकाल लिया है तो उसका फॉर्मूला ये होगा a प्लस 19 की 20 में से 1 माइनस कर दो, उतने डीज प्रेजेंट होंगे, तो a और d की वैल्यू पुट करो, डायरेक्टली आपके पास 20th टर्म आ जाएगी। 100th टर्म अगर आपने निकालनी है तो उसका फॉर्मूला बनेगा a प्लस 99 की 100 में से 1 माइनस कर दो, उतने डीज प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हुआ? तो कोई भी टर्म आप बड़ी आसानी से इस कॉमन सेंस से, इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो। और वैसे बेसिक फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इस वाले फॉर्मूले को हम बहुत ज्यादा बार यूज करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ए एन होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मतलब वो वाले टर्म जो nth पोजीशन के ऊपर है। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, एन का मतलब है पोजीशन ऑफ द टर्म। जैसे A4 का मतलब वो वाली टर्म जो 4th पोजीशन पे है, तो n की वैल्यू यहां पे 4 है। A100 का मतलब वो वाली टर्म जो 100th पोजीशन के ऊपर है, तो इसके लिए n की वैल्यू 100 है। तो an का मतलब वो वाली टर्म जो nth पोजीशन के ऊपर है। क्लियर हो गया? A का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म। D का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। n का मतलब यहां पे क्या होता है? पोजीशन ऑफ द टर्म, कि 7th पोजीशन पे जो टर्म है उसकी बात हो रही है या 5th पोजीशन वाले टर्म की बात हो रही है। n होता है पोजीशन ऑफ द टर्म, और an का मतलब होता है nth टर्म, वो वाली टर्म, वो वाला नंबर जो उस पोजीशन के ऊपर है। जैसे A7 का मतलब होगा वो वाली टर्म जो कि 7th पोजीशन पे है, 7th पोजीशन पे जो नंबर लिखा हुआ है वो। तो ये वाला फॉर्मूला क्लियर हो गया, और ये आपको क्लियर हो गया कैसे बनता है। तो A20 होगा a प्लस 19 की 20 में से 1 माइनस कर दो, उतने डीज प्रेजेंट होने चाहिए। तो बस इस कॉमन सेंस को यूज करके अब हम सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे आते हैं। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन a इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू 10। देखो इस क्वेश्चन में ना आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस इन दोनों की वैल्यू डायरेक्टली दे रखी है, और आपने बस एपी की पहली 4 टर्म्स कैलकुलेट करके दिखानी है। तो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। चलो सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। देखो आप अपने आंसर में ना पहले तो गिवन पैरामीटर्स को लिखोगे। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, वो मैं दे रखी थी डायरेक्टली 10 है। कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है, कॉमन डिफरेंस भी 10 है। तो फर्स्ट टर्म को A1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और फर्स्ट टर्म को सिर्फ A से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसकी वैल्यू 10 है, वो तो हमें डायरेक्टली दे रखी है। तो फर्स्ट टर्म तो डायरेक्टली आ गई। अब सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म को हम कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। सेकेंड टर्म को A2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है A प्लस 1D। जो पोजीशन होती है उसमें से 1 माइनस कर दो, उतने डीज प्रेजेंट होते हैं। अब A और D की वैल्यू दे रखी है 10 और 10, A और D की वैल्यू पुट करी, ऐड करके 20 आ गया, तो सेकेंड टर्म की वैल्यू 20 है। थर्ड टर्म को A3 से रिप्रेजेंट करते हैं, और A3 का फॉर्मूला होगा A प्लस 2D। तो A की वैल्यू और D की वैल्यू पुट करी, सिंप्लीफाई करके 30 आ जाता है, तो थर्ड टर्म की वैल्यू 30 है। फोर्थ टर्म पे आते हैं। फोर्थ टर्म को A4 से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका फॉर्मूला होगा A प्लस 3D। जो भी पोजीशन होती है ना उसमें से 1 माइनस कर दो, उतने गीज हैं। फोर्थ टर्म के अंदर 4 माइनस 1 3 गीज प्रेजेंट होते हैं। थर्ड टर्म के अंदर 3 माइनस 1 2 गीज प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हुआ? बस यहाँ पे भी वैल्यूज पुट करनी है। A की वैल्यू 10, D की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40। तो फोर्थ टर्म की वैल्यू 40 है। या तो आप डायरेक्टली ऐसे फॉर्मूला पुट करके वैल्यूज पुट करके निकाल सकते हो, या वैसे भी कर सकते हो कि फर्स्ट टर्म में D ऐड करो, सेकंड टर्म आ जाएगा। सेकंड टर्म के अंदर एक बार और D ऐड करो, थर्ड टर्म आ जाएगी। थर्ड टर्म के अंदर एक बार और D ऐड करो तो फोर्थ टर्म आ जाएगी। जिस तरीके से आप चाहो उस तरीके से आप सॉल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हो। तो लास्ट में बस लिख भी देना कि फर्स्ट 4 टर्म्स आर 10 20 30 एंड 40। आगे चलते हैं, सेकंड पार्ट पे आते हैं। देखो सेकंड पार्ट में बिना सेम है, बस A और D की वैल्यूज चेंज कर दी हैं। A की वैल्यू -2 है, D की वैल्यू 0 है। चलो सॉल्व करते हैं। आप अपने आंसर में पहले तो A और D जो वैल्यूज दे रखी है उन्हें लिखोगे, फिर फर्स्ट टर्म को A1 से या सिर्फ A से रिप्रेजेंट करते हैं, वो तो हमें डायरेक्टली दे रखा था -2, तो A की वैल्यू -2 है। अब सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टर्म हम निकाल देते हैं फॉर्मूला यूज करके। सेकेंड टर्म का फॉर्मूला होता है A2 इज इक्वल टू A प्लस 1D। जो पोजीशन है उसमें से 1 माइनस कर दो, उतने डीज प्रेजेंट होते हैं। तो A की वैल्यू -2 है, D की वैल्यू 0 है। देखो A की वैल्यू -2, D की वैल्यू 0। 0 को किसी में ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो -2 ही आएगा। थर्ड टर्म को A3 से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका फॉर्मूला होगा A प्लस 2D।
थर्ड टर्म के अंदर 3 - 1 2 गीज प्रेजेंट होते हैं। ए की जगह पे -2, डी की जगह पे 0 पुट करना है। 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो रिजल्ट 0 होता है, तो ये तो खत्म हो जाएगा, सिर्फ -2 बचेगा, तो थर्ड टर्म भी -2 है। फोर्थ टर्म पे आते हैं। फोर्थ टर्म को A4 से रिप्रेजेंट करेंगे और वो होगा A+3D। तो ए की जगह पे -2, डी की जगह पे 0 पुट किया। ये ए और डी की वैल्यूज दे रखे थे ना, बस पुट के करना है, सिंप्लीफाई करके -2 आ जाता है। तो -2 -2 -2 -2 सारे के सारे टर्म्स इसके -2 ही है। ऐसा भी हो सकता है, देखो वैल्यूज ना तो एप्रिशिएट हो रही है ना ही डेप्रिशिएट हो रही है, मतलब वैल्यूज ना तो इंक्रीज हो रही है ना ही डिक्रीज हो रही है। ऐसा हो सकता है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 0 भी हो सकती है। नेक्स्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में ए की वैल्यू 4 है, डी की वैल्यू 3 है। सेम टेक्निक है, बस कैलकुलेशन नहीं करनी है। ये देखो सॉल्व कर देते हैं इसको। ए की वैल्यू 4 है, डी की वैल्यू -3 है, तो आप ऐसे लिखोगे फर्स्ट टर्म को A1 से या सिर्फ ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमें डायरेक्टली दे रखा था 4 है। सेकेंड टर्म बनेगा A2 और इसका फॉर्मूला होता है A+1D। जो पोजीशन है उसमें से 1 माइनस कर दो, उतने डीज प्रेजेंट होते हैं। ए की जगह पे 4, डी की जगह पे -3 पुट किया, सिंप्लीफाई करके 1 आ गया। थर्ड टर्म को A3 से रिप्रेजेंट करते हैं और वो होता है A+2D। ए की जगह पे 4 और डी की जगह पे -3 पुट किया, सिंप्लीफाई करके -2 आ जाता है। फोर्थ टर्म को A4 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होगा A+3D। पोजीशन जो भी होती है उसमें से 1 माइनस करो, उतने डीज प्रेजेंट होते हैं। ए की जगह पे 4, डी की जगह पे -3 पुट किया, ये भी सिंप्लीफाई करके -5 आ जाता है। तो 4, 1, -2 और -5, ये इसके फर्स्ट 4 टर्म्स हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस है ना, बस आपने ये वाले फॉर्मूलेस लिखने हैं। ये सेकंड टर्म का, थर्ड टर्म का, फोर्थ टर्म का, ए और डी की जगह पे ए और डी की जो वैल्यूज दे रखे हैं बस वो पुट करके सिंप्लीफाई कर देना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है इसलिए हम स्पीड से कर रहे हैं। नेक्स्ट पे आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ पार्ट भी सेम है। ए की वैल्यू -1 है, डी की वैल्यू 1/2 है और आपने सारे टर्म्स कैलकुलेट करनी है। ये देखो फर्स्ट टर्म A1 से रिप्रेजेंट करो या ए से रिप्रेजेंट करो, एक ही बात है, उसकी वैल्यू -1 है। चलो सेकंड टर्म निकालते हैं। सेकंड टर्म को A2 से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फॉर्मूला होगा A+1D। ए की जगह पे -1, डी की जगह पे 1/2 पुट करना है। -1, 1 में से हाफ माइनस कर दो तो वो हाफ ही रह जाता है। ये माइनस का साइन लगाना है क्योंकि ये वाला नंबर बड़ा था ना, तो A2 की वैल्यू -1/2 आ गई है। थर्ड टर्म को A3 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होगा A+2D। जो भी पोजीशन हो उसमें से 1 माइनस कर दो, उतने डीज प्रेजेंट होते हैं। तो ए की जगह पे -1, डी की जगह पे 1/2 पुट किया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ ये वाला 1 बचेगा और -1 और 1 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 0 आ जाता है। तो थर्ड टर्म की वैल्यू 0 है। आगे चलते हैं, फोर्थ टर्म निकालते हैं। फोर्थ टर्म को A4 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होगा A+3D। जो भी पोजीशन होती है उसमें से 1 माइनस कर दो, उतने डीज प्रेजेंट होते हैं। तो ए की जगह पे -1 और डी की जगह पे 1/2 पुट किया, सिंप्लीफाई करके 3/2 बनता है। अगले स्टेप में एलसीएम लिया है, सिंप्लीफाई करके 1/2 आ जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो हमारी 4 टर्म्स ये बनी थी, -1, -1/2, 0 और 1/2। लास्ट वाली 1/2 है। क्लियर हुआ? ए और डी अगर आपको दे रखा है तो आप जो टर्म निकालना चाहो वो टर्म बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। देखें फिफ्थ पार्ट भी है। ए की वैल्यू -1.25 है, डी की वैल्यू -0.25 है और हमने फिर से वही 4 टर्म्स निकालनी है। चलो सॉल्यूशन पे आते हैं। ए और डी की जो आपको वैल्यू दे रखी है, पहले तो आप अपने आंसर में वो लिखोगे, फिर फर्स्ट टर्म को A1 या फिर ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वो वैल्यू -1.25 है। सेकंड टर्म निकालते हैं। सेकंड टर्म को A2 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होगा A+1D। 1D को सिर्फ D लिख देते हैं। ए और डी की वैल्यूज पुट करें, सिंप्लीफाई करके -1.50 आ जाता है। थर्ड टर्म को A3 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होगा A+2D। जो भी पोजीशन होती है उसमें से 1 माइनस कर दो, उतने डीज प्रेजेंट होते हैं। तो ए और डी की रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करें, सिंप्लीफाई करके -1.75 आ जाता है। क्लियर? फोर्थ टर्म पे आते हैं। A4 होगा A+3D। तो यहां पर भी ए और डी की रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करें। ये ए और डी की वैल्यू क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखी है। ये 0.25 को 3 से मल्टीप्लाई करके 0.75 आता है। माइनस है तो माइनस एन लगाने हैं, ऐड करके -2 आ जाता है। तो फोर्थ टर्म -2 है। तो 4 टर्म्स हमारी ये बनी थी, -1.25, -1.50, -1.75 और लास्ट में -2। तो अगर आपको ए और डी की वैल्यू पता है तो आप जो टर्म निकालना चाहो वो टर्म बहुत आसानी से निकाल सकते हो।